करो भाई, स्टार्ट करो। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंटरफेरेंस, राइट। अभी नाम से हमें समझ में आता है इंटरफेरेंस इज व्हाट। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, हाँ सही है, यही लिखवाना है मुझे। इंटरफेरेंस जो है इसमें वेव नहीं है शायद, है इसमें वेव? अच्छा वो वाली, ठीक है। हाँ बेटे, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दो चीजों का इंटरफेयर कराना है। अब यहाँ पे इंटरफेयर किसको कराना है? वेव्स को। तो टू वेव्स आर, टू लाइट वेव्स आर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये सुपर इम्पोज कर रही हैं, ये दो लाइट वेव्स। अब ये जो लाइट वेव्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये कैसी कैसी होनी चाहिए? कल क्या बताया था भाई? सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, सेम लैम्डा होना चाहिए, सेम वेवलेंथ होना चाहिए, और कांस्टेंट फेज, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या फिर जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। सोचो, यहाँ पे मैंने कहा है दो लाइट वेव, इसका मतलब दो सोर्स से आ रही हैं। तो इस दोनों जो सोर्सेज से लाइट आ रही है वो तुम्हारा क्या करा रही है? इंटरफेयर करा रही है, इंटरफेरेंस करा रही है। और ये जो फिनोमिना है जो हो रहा है और जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये किसी भी दो लाइट से नहीं होता, किसी भी दो लाइट से नहीं होता। ये ऐसी दो लाइट से होता है जिनका ये सब सेम होता है। ठीक, जीरो फेज डिफरेंस। जो ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी मैच होती है, दे आर नोन एज, क्या बताया था? कोहेरेंट सोर्सेस। इनको कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज ही क्या करा सकते हैं? इंटरफेरेंस करा सकते हैं। बाकी के सोर्सेज इंटरफेरेंस नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए डेफिनेशन आती है, डिफाइन कोहेरेंट सोर्सेज, यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस: दो sources which are having same frequency and same lambda and constant phase difference is known as coherent source. अब देखिए, इधर 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 हमारे यहाँ पे मेथोडोलॉजी क्या है कोहेरेंट सोर्सेज बनाने की? इस इंटरफेरेंस के फिनोमिना को कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया? एक्सपेरिमेंट क्या है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटे? इंटरफेरेंस इज व्हाट? इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कब होता है ये? जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम लैम्डा की क्या करती हैं? सुपर इम्पोज करती हैं। आई रिपीट, आपके नोट्स में लिखा हुआ है इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। 2 दिन हो गए नोट्स बोलते हुए मेरे को। हाँ तो निकालो फिर। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कब हुआ? जब सुपर इम्पोज हुए। अब यहाँ पे सुपर इम्पोज जो हुआ, ये कैसे लेते हैं देखो। कौन सा एक्सपेरिमेंट था कल? YDSC। YDSC इज यंग्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सही है। मैं उल्टा करा रहा हूँ ये काम। जो आपके इवनिंग वाले बैच में पहले मैंने SHM को जोड़ना सिखाया था, मैं पहले इसकी डेरिवेशन करा दूंगा, फिर उसके बाद मैच कर लेंगे कि वो SHM वाला ही है या नहीं। ठीक है, जैसे कल मैं SHM सिखा के ये सिखा रहा था, अब मैं ये सिखा के उससे मैच करवा दूंगा, काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखिए, तो YDSC क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने एक सोर्स लिया है यहाँ पे, ये मैंने सोर्स लिया, यहाँ से लाइट आ रही है। लाइट किस फॉर्म में आती है भाई? वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट। किस में आती है? वेव फ्रंट। ये कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये बनाए थे। ये क्या था? क्रेस्ट। ये क्या है? ट्रफ। तो क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में आपकी वेव आ रही है। ये मैंने क्या बनाया है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो स्लिट्स है, कुछ इस तरीके से। ये दो स्लिट मैंने बना ली, थोड़ा सा नीचे बना लो। ये दो स्लिट होल। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बोली गई? स्मॉल डी। और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी गई, ये स्क्रीन है। अब ये जो लाइट है पहले कहाँ गई? यहाँ गई और यहाँ गई। इन दोनों में से जो लाइट निकली
वो कैसी निकली? वो कैसे निकली? वो ऐसी निकली। आप क्या समझ रहे हो? मेरा लाइट सोर्स तो एक ही है, मैंने वहां से लाइट फेंकी और दो स्लिट्स के ऊपर डाली, दो स्लिट्स के ऊपर डालने के बाद जो वेव्स निकल के आई, जो वेव फ्रंट्स निकल के आए, वो ऐसी प्रॉपर्टी लेके आए। इसका मतलब दीज टू स्लिट्स आर एक्टिंग लाइक कोहेरेंट सोर्सेज। तो मेरी मेरी पहली कंडीशन तो यहाँ पे मैंने पूरी कर ली कि कोहेरेंट सोर्सेज को ही लेके मेरे को क्या कराना है, इंटरफेरेंस। इन्होंने क्या देखा? देखो ये इस डायग्राम में आपको वेव फ्रंट्स बनाने हैं। अब अपने वेव फ्रंट्स बनाइए, ये सेंटर में लाइन लगाओ, पहले सेंटर में लाइन लगाओ। एक वेव फ्रंट तो आप यहाँ बना दो, एक वेव फ्रंट यहाँ बना दो। पहला वेव फ्रंट बना दिया। उसके बाद आपको ये वेव फ्रंट्स बनाने हैं यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, 3 पॉइंट से। ये लो, पहला यहाँ चला गया, फिर अगला, पहला डॉटेड, पहला सॉलिड, फिर डॉटेड, फिर सॉलिड, फिर डॉटेड, फिर सॉलिड, अल्टरनेटिवली। तो आपको ये कुछ फिर ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे। और ये तीसरा कहाँ है? कुछ यहाँ है। समझ गए? जैसे मैंने इसके अंदर से शुरू किया और बाहर की तरफ मैं बढ़ता चला गया, आप ऐसे ही इसमें करो। इसमें कैसे करेंगे? देखो, ये है, ये यहाँ से पहला डॉटेड, तो डॉटेड आपको इसके साथ यहाँ इंटरसेक्ट करना है, तो किधर जाएगा वो? इधर। अच्छा, उसके बाद यहाँ वाले से इसको मैं इंटरसेक्ट करूंगा, यहाँ चला गया, डन। उसके बाद इस वाले से ये वाला, एंड सो ऑन। क्या ऐसे बहुत सारा पैटर्न बनता चला जाएगा? मैंने क्या दिखाया है, इस सोर्स से भी वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं और इस सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहे हैं। अब सुनिए, क्या जो ये सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन, ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? या तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ सकता है, ट्रफ पे भी ट्रफ आ सकता है, हाँ या ना? सोचो, जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आया, दैट मीन्स आपकी वेव कुछ ऐसी है, एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव भी आपने ऐसे बना ली, तो बोलो जो फाइनल वेव आएगी वो थोड़ी बढ़ के नहीं आएगी क्या? ये फाइनल वेव है, ये, दैट मीन्स क्रेस्ट पे क्रेस्ट मिला, सुपर इम्पोज हुआ, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा घटा, तो ये नई वेव जो आई वो ऐसी आई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर इसका उल्टा हो तो, इसका उल्टा हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ गई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया? डिक्रीज। डायग्राम बनाना चाहो तो फिर से एक वेव ये ले लो, दूसरी वेव कुछ ऐसे थी, ऐसे, तो क्रेस्ट पे दूसरी का ट्रफ आया, तो मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, तो ओवरऑल मैं क्या देखूंगा, कुछ कुछ ऐसी वेव बन जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है। सो वन इज कंस्ट्रक्टिव, वन इज डिस्ट्रक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड घट रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब यही चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है? यहाँ देखो, क्या मैंने ये जो सॉलिड लाइन है, क्या इसको क्रेस्ट बोला और डॉटेड लाइन को क्या बोला? ट्रफ। ये बेटा बनाना पड़ता है न्यूमेरिकल वगैरह में, पहले इसकी इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए कि पहले क्या बना, फिर क्या बना, और किस तरीके से सारी चीजें हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आई। ये डायग्राम इसलिए बनवा रहा हूँ। अब ये देखो, क्या तुम्हें लग रहा है ये डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे सॉलिड सॉलिड इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड कर रही है, तो इसका मतलब क्या ये ट्रफ पे ट्रफ आ गया? क्या ये क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया? फिर ये ट्रफ पे ट्रफ आया,
तो इस पूरी लाइन के ऊपर क्या बनता जा रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब दो लाइट आ रही, दोनों का एम्पलीट्यूड मैच हुआ और एम्पलीट्यूड बढ़ के आ गया, इसका मतलब ब्राइटनेस नहीं आएगी। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसका? लाइट वेव का। और लाइट वेव का एम्पलीट्यूड मतलब कहीं ना कहीं इंटेंसिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो हम क्या देखेंगे, जो ये लाइन आई ना, देखो यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ से जो मैच होगी यहाँ पे मेरे को जो मिलेगा, इसको हम कुछ ऐसा बना देंगे, ऐसे। राइट। ये मैंने खाली छोड़ दिया अंदर से, ये तुम्हें ब्राइट दिख रहा है। क्या है ये? ब्राइट बैंड। इसको ब्राइट बैंड बोलेंगे। ब्राइट बैंड। ये ब्राइट बैंड पे क्या मिला मेरे को? मैक्सिमा। इसका दूसरा नाम क्या है? मैक्सिमा। अब इन पॉइंट्स को मैच करते हैं, चलो। देखो यहाँ इस पॉइंट पे तुम्हें क्या लग रहा है? क्या यहाँ पे ट्रफ और क्रस्ट मैच कर रहे हैं? ये देखो ना, ये वाला पॉइंट, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है। यहाँ पे भी क्रस्ट पे क्या आ रहा है? ट्रफ। यहाँ पे क्रस्ट पे ट्रफ। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं, ये लो। तो यहाँ पे डार्क बैंड आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे अपना ये ये डार्क बैंड बना सकते हो। अब यहाँ पे फिर से वही बात, ये देखो, यहाँ पे क्या है? क्रेस्ट पे ट्रफ। अगेन यहाँ क्या दिख रहा है? ये थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था, कोई नहीं। क्रेस्ट पे ट्रफ, ठीक है, यहाँ बना लेना इसको। तो यहाँ पे दूसरा यहाँ मिल जाएगा फिर। उल्टा बना दिया क्या? यहाँ बनाना चाहिए, इधर वाले में। ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये और ये सारे पॉइंट किसके हैं? डार्क वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो मुझे क्या मिला? फिर से डार्क बैंड मिला। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद देख रहे हो, ये देखो, ये पॉइंट देखो, यहाँ से ये रहा, क्रेस्ट पे ट्रफ आ रहा है, फिर आगे क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, एंड अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें फिर ये बैंड मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ये। तो यहाँ पे क्या मिला? ब्राइट। तो ये ब्राइट, ये क्या है? डार्क। ये कैसा है? डार्क। ये क्या है? ब्राइट। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। नाम याद रखो बेटे, इसमें अपने डायग्राम में बनाना, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा। ये देखो, ये तुम्हारी स्क्रीन थी, स्क्रीन के सेंटर पे क्या आपको एक मैक्सिमा मिला? तो इसकी बहुत अहमियत है। सारी दूरियां हम यहीं से देखेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे सवाल, देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा से थर्ड मिनिमा कितनी दूर बना? बात समझ में आ गई? तो ये स्क्रीन है, आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। अच्छा, ये देखिए, एक चीज यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। ये जो सोर्स है, ये कैसी लाइट का है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेटा, मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है, मोनो मतलब सिंगल, और क्रोमो मतलब कहीं ना कहीं वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ जिसके पास होती है, जैसे अकेला ब्लू, अकेला ग्रीन, अकेला रेड, अकेले सिंगल सिंगल कलर्स की लाइट आ रही है, तब ये हो सकता है। अगर मान लीजिए तुमने इस सोर्स में से ना तीन चार कलर की लाइट भेज दी ना, फिर तुम्हें पैटर्न नजर नहीं आएगा। बताओ क्यों? एक थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, मुझे एक सिंपली मुझे बताना। देखो, एक रेड कलर की लाइट आई, रेड कलर की लाइट से ये मेरे को पैटर्न समझ में आ गया। उसमें पक्का यहाँ बनना है ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। हो गया। मान लीजिए उसकी जगह मैंने ब्लू ले लिया, मतलब ब्लू देखा, क्या पता ऐसा हो जाए कि जहां पे रेड का ब्राइट आ रहा हो वहां पे ब्लू का डार्क आ जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? वो एक दूसरे के ऊपर ये जो पैटर्न ही सुपर इम्पोज कर गया। देखो, ये क्लियर विजन है, यहाँ पे ब्राइट डार्क बिल्कुल क्लियर दिखेगा तुम्हें। लेकिन अगर ऐसा पैटर्न नहीं आ रहा ना, तो कहीं यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम बहुत सारे कलर की लाइट भेज रहे हो, जैसे ये वाली लाइट, तुम इस वाली लाइट से ये वाला पैटर्न करा के देखो, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? दैट इज अ व्हाइट लाइट जो हमारे घर में होती है, व्हाइट लाइट जो हम देख रहे हैं विजिबल वर्ल्ड में। तो इसमें 7 कलर है। तो 7 कलर में हमने क्या बोला, अगर एक कलर का जहाँ पे क्या आ रहा है,
ब्राइट बैंड, क्या पता वहां पे दूसरे कलर का क्या आ रहा हो, डार्क बैंड, तो इसकी वजह से जो पैटर्न है पूरा ही आपस में मिक्सअप हो गया, तो ये पैटर्न कभी बन ही नहीं पाएगा। सो दैट इज अ सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट बैंड। ये क्या है, डार्क बैंड। इसको क्या बोला हमने, मिनिमा। फिर क्या मिला, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा। दूसरा हमने एक चीज नोट की जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, देखो इसकी कोई इंटेंसिटी होगी ना यहाँ पे, ब्राइटनेस, जितनी ब्राइटनेस तुम्हें यहाँ दिख रही है ना उतनी ब्राइटनेस तुम्हें यहाँ दिख रही है, फिर ऐसे दिख रही है, फिर ऐसे दिख रही है, एंड सो ऑन। वो तो स्क्रीन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर बहुत बड़ी स्क्रीन होगी ना तो आपको एक ऐसा पैटर्न नजर आएगा कि जितनी जितनी इंटेंसिटी, जितनी ब्राइटनेस तुम्हें यहाँ नजर आ रही है उतनी यहाँ, फिर अगले पे, फिर अगले पे, जितनी डार्कनेस यहाँ नजर आ रही है उतनी यहाँ पे। लेकिन जब तुम डिफ्रेक्शन पैटर्न पढ़ोगे ना, डिफ्रेक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें ना वो डिक्रीज होता चला जाता है, जैसे फेड होता है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम ब्राइट है, और फिर ब्राइट धीरे 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 क्या हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। ये जो स्क्रीन की दूरी है ये क्या है, कैपिटल डी। इन दोनों को प्लीज ध्यान रखिए, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। अब सुनो, यहीं पे यहीं पे मार्क कर लो, इस सोर्स से जो लाइट आई क्या यहाँ पे गई, यहाँ से जो लाइट आ रही है और यहाँ से जो लाइट आ रही है, क्या मैं इसको S1 बोल दूं, सोर्स S1। ये कौन है, सोर्स S2। लो, मेरे पास ये बन गया, जो सोर्स S1 है वहां से जो लाइट आ रही है वो ऐसी आ रही है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ ऐसी लाइट मेरे सामने आ रही है, दैट मीन्स, अरे वेव की इक्वेशन यही होती है ना, तो वेव की इक्वेशन हम और क्या लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स। और याद हो तो इसको फिक्स कर देंगे तो क्या बनता था ये, एस एच एम, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने दो चीजें ली, एक तो ये ले लिया। अब सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिया, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। आप इसको ना स्मॉल ले लो, जो आपकी किताबों में डेरिवेशन दी गई है, और y इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब क्या इन दोनों में कोई फेज का डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस है, कितना है, फाइव है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बी। देखो जहां तक डेरिवेशन की बात है, मुझे एज सच कभी नहीं लगा कि आपको इसकी डेरिवेशन करने की नीड है, कुछ नहीं, वो मैथमेटिक्स है, फालतू का दिमाग खराब करना। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सोचो, ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में क्या कर रही है, सुपर इम्पोज। अब मैं ये सिखा रहा हूं कि दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी। देखो, ये जब वेव आई तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी, जब ये वाली वेव आई तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुई इतनी, और जब ये दोनों मिली तो दोनों ने मिलकर डिस्प्लेसमेंट कितनी बना दी, y1 प्लस y2। तो दो वेव जब अब सुपर इम्पोज होंगी तो कितना लिखूंगा, y नेट इक्वल्स टू y1 प्लस y2। कोई प्रॉब्लम इसमें, लो जल्दी से करके दिखा देता हूँ, करना है मुझे। ठीक है, तो बोलो कितना है, a साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या आपको ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, खोल दो। ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। डन। ये मैं वैसे करवा रहा हूं, लेकिन इसका अल्टरनेट मैं आपको समझाऊंगा कैसे चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ गया, बी, ऐसा लिख दूं, बी कॉस फाइव साइन ओमेगा टी पीछे, फिर बी की इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज बी बी साइन फाइव और कोस ओमेगा टी। इन दोनों टर्म को देखो क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, दैट इज ए प्लस बी कॉस फाइव, ये साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाइव और कोस ओमेगा टी। क्या ये मेरा वाई नेट नहीं आ गया, ये मेरा वाई नेट आ गया। बोलो मैंने इसको क्या रिप्लेस किया है, आर, आर कोस थीटा मैंने इसको लेट कर लिया, ये क्या है, साइन, साइन ओमेगा टी ऐसे क्या ऐसे, ये क्या है, आर साइन थीटा, ये क्या है, कोस ओमेगा टी। क्या मैं इसमें से आर कॉमन ले लूं, आर
कॉमन ले लिया, बोलो cos थीटा साइन ओमेगा टी, साइन थीटा कोस ओमेगा टी। अगेन मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ साइन ए प्लस बी की। क्या बना दिया मैंने, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये बन गई। बोलो क्या ये मेरी वाई नेट नहीं आ गई बेटे, वाई नेट। देखो पहले तुम इस इक्वेशन को पढ़ रहे थे, इसको इतने को पढ़ के देखना, पहले वाले का एम्पलीट्यूड और साइन ओमेगा टी पीछे आ गया, एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी पीछे आ गया, फॉर्मेट तो यही है ना, और लास्ट में फॉर्मेट भी यही आ रहा है। ये मेरी फाइनल वेव है, दो वेव को मिला के जो वेव बन के आई उसकी इक्वेशन ऐसी ऐसी आई। तो ये क्या, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, मतलब ये किसको मिला के आया होगा, ए को और बी को, सही है। तो कितना आ गया ये, हाँ जी, मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब सारा पंगा ना यहाँ पे है, मुझे ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है बस, और कुछ नहीं। कल याद करो मैंने कल इवनिंग वाले बैच में ए नेट निकलवाया था, वो ए नेट ये रहा, ये कितना आएगा सोच के बता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वो ये आएगा सेम। अब करके देखते हैं, बोलो तुमने इसको क्या माना भाई, ये कर दो रेस, डायग्राम बनाना आया, अगर वाई डी एस सी एक्सप्लेन करना आता है तो डायग्राम बनाओगे तो बेटर रिप्रेजेंटेशन आती है। आर कॉस थीटा, अच्छा बी साइन फाइव को मैंने क्या माना था, आर साइन थीटा, सही है। बोलो इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। एक, जब तुम अपने कोर्स को ऑब्जर्व करोगे ना 11th 12th को, तो आपको इतनी यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी, 11th क्लास में टीचर बोलने लग जाता है साइन कोस की इक्वेशन आते ही स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, क्यों, या फिर डिवाइड करो, या तो साइन बाय कोस 10 बनेगा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 में। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बेटे ए प्लस बी कोस पाई आर कोस थीटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया आपने, बोलो कितना आएगा, आर स्क्वायर बन गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी कॉस पाई का स्क्वायर प्लस बी साइन पाई का स्क्वायर। देखो अब बच्चे बोलते हैं सर आप ये ऐसा सब क्यों कर रहे हो, ये पेपर में आता है इंटरफेरेंस पैटर्न में फाइनल वेव का एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको पूरे को, देखो ये एक वैल्यू है, बी एक वैल्यू है, cos फाइव भी तो एक वैल्यू है, अरे cos में एंगल भरो क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी, तो वैल्यू में वैल्यू ही जोड़ी है मैंने, मैंने इसको उठा के कुछ नहीं, एक एम्पली इस फॉर्म में लिख लिया। बच्चे बोलते हैं सर ये थीटा ही क्यों माना, आप कुछ भी मान लो, ये देखो बाद में थीटा तो खत्म ही हो रहा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं थीटा नजर आ रहा है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो ये सॉल्व किया मैंने, बोलो ये जो आर है डायरेक्ट लिख दूं कितना आएगा, सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव मिलके क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। नहीं आया, कॉमन आएगा, लिखना पड़ेगा भाई मेरे को अभी, तुम चुप हो जाओ, टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, सही है। बोलो ये और ये क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना हो गया, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, हाँ या ना। तो आर कितना आ गया बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। बात समझ में आ गई। तो जब भी तुम्हें दो इक्वेशन नजर आए, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा। और ये जो ओमेगा टी प्लस थीटा लिख रहे हो आप, ये कैसे लिखोगे, ये फाई कौन है, फाई इज अ फेज डिफरेंस। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब सुनिए, यहां से ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है, अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली याद कर लो, ये कहाँ से आया इसको भूल जाओ। इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो अगर मैं
ये सोचूं कि पहले सोर्स की, ये रहा पहला सोर्स और ये दूसरा सोर्स, पहले सोर्स से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I1 है और दूसरे सोर्स की I2 है। तो देखो, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर? मेरे पहले सोर्स का एम्पलीट्यूड कितना था? पहला एम्पलीट्यूड कितना था? ए। दूसरा एम्पलीट्यूड, तो I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। और अगर मैं फाइनल की बात करूं तो आई नेट की, आई नेट का एम्पलीट्यूड कितना था? अरे दोनों को मिला के जो बनी वेव उसका एम्पलीट्यूड कितना है? आर। तो आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो, क्या मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ, एक कांस्टेंट ले लूँ यहाँ पे, I1 इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, I2 इक्वल्स टू के बी स्क्वायर, आई नेट इक्वल्स टू के आर स्क्वायर? कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? अब देखो, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो आई नेट है, दैट इज के आर स्क्वायर। के ऐसे का ऐसे रखो। डू यू हैव आर स्क्वायर? ये रही पूरी वैल्यू, भरो यहाँ पे। कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। मल्टीप्लाई कर दो बेटे। के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2 k ab कॉस 5। इसको देखा है? I1, ये स्क्वायर कहाँ है? के ए स्क्वायर तो I1 है, के बी स्क्वायर कौन है? I2। डन। प्लस 2। अब देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, इस के को रूट के नहीं लिख सकता मैं? रूट के इंटू रूट के, रूट के इंटू रूट के क्या बनता है? के। अरे समझ, इस रूट के को एक बार ए के साथ लिख दूं और एक रूट के को बी के साथ लिख दूं। एक बार यहां से सोचा, रूट I1 नहीं आ जाएगा? बेटे दोनों साइड रूट करो ना। रूट I1, ये रूट के ए नहीं आ गया? तो रूट के ए क्या हो जाएगा? रूट के बी क्या हो जाएगा? तो इसको तो मैंने I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट, आगे रूट I2 कॉस 5। क्या ये आई नेट नहीं आ गया? ये लो, इस चैप्टर का सब कुछ है दोनों। एक लाइट आई, एक लाइट आई, पहले दो स्लिट पे गई, दो स्लिट से आगे गई, दो स्लिट से जाने के बाद वो आपस में इंटरफेयर की। क्यों? क्योंकि वो कोहेरेंट बन गई थी। और इंटरफेयर करने के बाद उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। और यहाँ पे आई नेट कितना आया? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस 5। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जो दो लाइट आ रही हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम हो? उनका एम्पलीट्यूड क्या हो? इसका मतलब ए और बी की वैल्यू क्या हो जाए? तो यहाँ पे भर देंगे, भर देंगे क्या नहीं भर देंगे? यस। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं आई मैक्सिमम की बात करूं, आई मैक्सिमम कब होगा? ये देखो आई नेट है, एक बार कर लेते हैं। लो, ये रेस कर दूं इधर वाला या यही कर देता हूँ? लो, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये, इसमें बताना आप कि नोट बना लेते हैं। मेरा आर का फॉर्मूला आया है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। जिसे पूछो वो बताएगा, शुभम बताएगा। शुभम, बता फिर, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब जब नीचे नहीं है, इधर है। अरे आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कितना होता है? 1 1। कॉस 5 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। इफ कॉस 5 कितना हो गया? 1 हो गया, तो 5 कब आता है? ये 0 पे आता है। तो लेकिन आर क्या हो जाएगा? कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, किसका स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कट गया तो ए प्लस बी आ गया। हाँ या ना? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मैं कहूं कि मेरा
मिनिमम चाहिए मुझे तो cos फाई की वैल्यू। तो इफ cos फाई इज -1, कहाँ होता है ये? 180 पे। तो फाई कितना आ गया? फाई। सही है। तो बोलो आर क्या आ जाएगा? मिनिमम। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? तो आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम बता सकते हो? आर मैक्सिमम बाय आर मिनिमम कितना आ गया? ए प्लस बी। ए माइनस बी। ए प्लस बी बाय, एक फॉर्मूला तो ये निकल गया। देखो क्वेश्चन तुम बोल के देखो खुद। दो लाइट वेव्स आ रही हैं, दोनों आपस में इंटरफेयर की। बताइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो क्या होगा? ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। दो पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए, इसमें आई, थर्ड पॉइंट, मुझे आई मैक्सिमम देखना है। सोचो सोचो, जैसे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्या ऐसे ही आई मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्सिमम का स्क्वायर? आर, ओके, आई मिनिमम इज आर मिनिमम का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे कितना है ये? डायरेक्टली क्या लिख दूं? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। मुझे पता है प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद कांस्टेंट आएगा, और जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा वो कांस्टेंट कट जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम। बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम्हें कनेक्टिविटी नजर आ रही है? हद आसान टॉपिक है ये। इंटरफेरेंस आ गया, डिफ्रेक्शन अपने आप आ जाता है। वहां पे दो तरीके के डिफ्रेक्शन आएंगे, फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर। तुम्हारे सिलेबस में फ्रॉनहोफर पढ़ाया जाता है, ठीक है, फ्रेजनल नहीं पढ़ाया जाता है। हायर क्लासेस में हम फर्स्ट ईयर में जाके फ्रेजनल पढ़ते हैं। देखो कल कि मैं आपको एक बच्चे की चैट दिखाता हूँ। कल एक बच्चे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ये मैं नोट बनवा के लिखवा रहा हूँ सारे पॉइंट। हम निकालने के बाद सबको एक जगह लिख लेंगे। पहला फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, तीसरा फॉर्मूला मैंने मैक्सिमम मिनिमम निकाल लिया, उनकी डिवीजन भी रेशो निकाल ली, आई मैक्सिमम आई मिनिमम भी निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। चलो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इफ टू सोर्सेस आर आइडेंटिकल, if two sources are identical, what does it mean? What does it mean? कोहेरेंट, को नहीं, मतलब टू कोहेरेंट तो है ही, लेकिन आइडेंटिकल का मतलब उनकी इंटेंसिटी सेम है बेटे। आई वन इक्वल्स टू आई टू, और मैंने दोनों को क्या मान लिया? आई। मैं आई नेट निकालू, आई भर के आई नेट निकाल रहा हूं। आई नेट देखो क्या है, आई नेट इज आई का स्क्वायर, फिर आई का स्क्वायर, फिर प्लस टू रूट आई, तो टू आई, तो टू आई क्या? कॉस फाइव। ये बन गया क्या नहीं बन गया? सॉरी, रूट नहीं है यहाँ, ये हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। सो दिस इज टू आई अगेन, प्लस टू आई कॉमन आ गया इनमें से, तो वन प्लस कॉस फाइव। अब फिर से इसका फॉर्मूला, वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो दिस टू आई, that is 2 cos square theta by 2, so this is 4i cos square theta by 2, so that is I net। इसका मतलब स्मार्ट काम। अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये वर्ड दिख जाए तो आपको ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा 4i cos square theta by 2 लगाइए। पहले पढ़ रहे कुछ समझ में आया? बोलो। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं 5 मिनट का। क्या मैंने तुम्हें स्मॉल डी के बारे में बताया आज? स्मॉल डी, व्हाट इज स्मॉल डी हियर? गैप बिटवीन टू स्लिट्स। कैपिटल डी इज स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप। ये दो चीजें मैंने अभी कहीं पर भी नहीं लिखी है, ठीक है। अब जितने भी नेक्स्ट जितने फॉर्मूले लिखूंगा मैं उनके हिसाब से लिखूंगा।
यहाँ पे क्या होता है, स्लिट का साइज बहुत मैटर करता है। डिफ्रेक्शन में स्लिट का साइज बहुत मैटर करेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये निकाला, ये। अब जिस बच्चे ने कल इवनिंग वाली क्लास लगाई, मैं उसको ना सेकंड लेक्चर बना के डालूंगा। कल इवनिंग वाले लेक्चर को मैं सेकंड लेक्चर बना के डाल दूंगा। उसमें हमने एक एसएचएम का पार्ट डिस्कस किया था और इंटरफेरेंस शुरू किया था। मैंने एसएचएम का पार्ट आपके यहाँ इस बैच में डिस्कस नहीं किया कि कैसे जोड़ते हैं। ये फॉर्मूला वहां से आया था कि नहीं आया था? तो हम दो एसएचएम को जोड़ते हैं तब भी ऐसे ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। दो एसएचएम को ऐड करने पर भी ऐसे ही रिजल्ट आते हैं जैसे दो वेव को जोड़ने पे आए। तो आप सेकंड लेक्चर भी देख लेना, तो आपको ये डेरिवेशन करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, ये डेरिवेशन आपको करनी आनी चाहिए। ये ऐसे करनी है। ये आर आ गया, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर डेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। वहां से आता है, ये आपको करने की नीड नहीं है। आप सिंपली डायरेक्ट लिखिए, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अकॉर्डिंगली चलते गए, आर मैक्सिमम आर मिनिमम, आई मैक्सिमम आई मिनिमम प्लस ये वाली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ये लगती नजर आएगी। टाइम बचना, 1 सेकंड बचना, 2 सेकंड बचने बचाओ तो बचाओ ही है। ठीक है ना? आप कहाँ इसको इसमें भर के फिर सॉल्व करोगे, फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर पुट करते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद आई मिनिमम कितना आएगा वैसे? आई मिनिमम, जैसे मैंने आई नेट लिखा है यहाँ पे, अगर मैं आई मिनिमम देख लूँ इनके लिए जिनके एम्पलीट्यूड सेम हो, फिर बोल रहा हूँ, आर मैक्सिमम इज ए माइनस बी। आर मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से आई मैक्सिमम मिनिमम आएगा। आई मैक्सिमम आर मैक्सिमम के हिसाब से आया, आई मिनिमम आर मिनिमम के हिसाब से आया। मैं कह रहा हूं दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो गया तो ये रिजल्ट भी आप लिख सकते हो साथ में। क्या? देखो, इफ, यहाँ नोट बना के लिख लेना, इफ ए इक्वल्स टू बी, बोलो आर मैक्सिमम कितना आएगा? 2a नहीं हो जाएगा? तो फिर आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा? के तो आएगा ही। तो क्या मैं इसको 4ka² नहीं लिख सकता? ए प्लस बी 2a, दोनों सेम नहीं हो गए? तो मैंने क्या लिख दिया, आई मैक्सिमम 4ka²। आर मिनिमम कितना हो जाएगा? 0। तो आई मिनिमम भी कितना हो जाएगा? 0। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। सही है। इसके बाद अगर आपको इंटेंसिटी की एवरेज निकालनी हो तो क्या करोगे? जहां पे ब्राइट है, जहां पे डार्क है। तो जैसे अगर आई मुझे एवरेज निकालनी है तो आई कैन राइट एज आई मैक्सिमम वाली, आई मिनिमम वाली और बाय में 2, ऐसे निकलती है। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या समझाया था देव, बता। बेटे, जो ये इंटरफेरेंस का जो मैंने पैटर्न बनाया था, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो होता है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। मैंने वहां पे क्या वर्ड लिखा था? री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो एक जगह से जाके दूसरी जगह पे अपीयर हो रही है, वो लॉस नहीं हुई है। ब्राइट वाली डार्क, ब्राइट वाली डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क जो आया, दैट मीन्स डार्क में अंधेरा, वो जो अंधेरे वाली लाइट है वो कहाँ गई फिर? खो गई, वो ब्राइट पे जाके अपीयर होगी। तो आपको सिंपली यही बोलना है कि डार्क बैंड की एनर्जी ब्राइट बैंड पे जाके अपीयर हुई, वो एनर्जी लॉस नहीं हुई, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या इंटरफेरेंस एनर्जी को, कंजर्वेशन को फॉलो करता है? करता है। ये क्वेश्चन है। क्या इंटरफेरेंस किसी भी दो लाइट से हो जाएगा? किससे होगा? कोहेरेंट सोर्सेज से। तो कोहेरेंट सोर्सेज मैंने बता दिए कौन से होते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या तरीका है कोहेरेंट बनाने का? एक सोर्स लो और वहां से लाइट फेंको, किसके ऊपर? दो स्लिट्स के ऊपर। फिर दो स्लिट से जो लाइट निकलेगी, वो दोनों स्लिट किसका काम करेंगी? कोहेरेंट सोर्सेज का। और उनसे आने वाली वेव्स क्या कर जाएंगी?
इंटरफेयर कर जाएंगी। एंड अकॉर्डिंगली मैंने सारे फॉर्मूले निकलवाए। बाकी करेंगे कल।